अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? कैसे हैं आप सब? हमारी ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की क्लास है। इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऑनलाइन वर्कशॉप में अटेंडेंस उस स्टूडेंट की लगती है जो एलएमएस के थ्रू आया हो। अगर आप एलएमएस लिंक के थ्रू क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। वो सारे स्टूडेंट्स जो एलएमएस लिंक के थ्रू क्लास में नहीं आए, काइंडली एलएमएस लिंक के थ्रू क्लास ज्वाइन कीजिए, वरना आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। एलएमएस लिंक के थ्रू क्लास ज्वाइन कीजिए, वरना आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। क्या मेरी आवाज आ रही है? हम थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं ताकि बाकी पार्टिसिपेंट्स भी ज्वाइन कर लें। फिर उसके बाद हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मीनवाइल वो स्टूडेंट्स जो एलएमएस लिंक से नहीं आए, काइंडली एलएमएस लिंक से ज्वाइन कीजिए। आपकी कोर्स की किताब वेबसाइट पर अवेलेबल है। मैं आपके साथ लिंक शेयर कर देती हूँ। आपकी कोर्स की किताब अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अवेलेबल है। बुक्स का एक सेक्शन है, उसमें जाइए, बीएस का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। वहां पर आपकी सारी किताबें मौजूद होंगी। ये ऑनलाइन वर्कशॉप 6 दिन की होगी, हर रोज 2 घंटे की। टाइम आपके एलएमएस लिंक्स पर लिखा हुआ होगा, उसी टाइम पर लिंक एक्टिव होगा। आप उस लिंक को रिफ्रेश करके एलएमएस के थ्रू क्लास में शामिल होंगे। डायरेक्ट टीम्स के थ्रू क्लास में ना आए, एलएमएस के थ्रू आए, वरना आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। क्लास को स्टार्ट हुए 15 मिनट हो गए हैं। मेरा ख्याल है कि अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दिस कोर्स इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स, इन सब स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी फाउंडेशन बनाता है एक मैनेजर बनने के लिए। आपकी आसानी के लिए मैं
बुक को साथ साथ रेफर करूंगी ताकि आप में से जो बुक रीड करना पसंद करते हैं या बुक को फॉलो करना पसंद करते हैं उनके लिए आसानी हो जाए। राइट नाउ आई एम ऑन चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 4, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। आप मुझे जनरल इंट्रोडक्शन देंगे मैनेजमेंट का? एनी ऑफ यू हैविंग एनी आइडिया? मैनेजमेंट की डेफिनेशन, एनी आइडिया? मैनेजमेंट की डेफिनेशन से पहले हम ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन को टच कर लेते हैं। A group of people working for a common objective is called organization. लोग इकट्ठे होकर एक मुश्तरका मकसद के लिए काम करते हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। ऑर्गेनाइजेशन को रन करने का नाम है मैनेजमेंट और मैनेजमेंट में मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं। बेसिक फंक्शंस हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, एक स्टेट नहीं है, एक प्रोसेस है। आप उसके मुख्तलिफ फेजेस से गुजरते हैं। आप कुछ चीज़ों की प्लानिंग करते हैं, फिर उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। इम्प्लीमेंट करने में आपको कुछ रुकावटें आती हैं, आप उन रुकावटों को अबूर करते हैं। फिर उसमें अपनी प्लानिंग में, अपनी ऑर्गेनाइजिंग में तब्दीलियां लाते हैं ताकि अगली दफ़ा आपको वो चैलेंजेस फेस ना करने पड़े। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये प्रोसेस चलता रहता है। हार्ड कॉपी में बुक्स अब यूनिवर्सिटी सेंड नहीं करती, सॉफ्ट कॉपी आपकी वेबसाइट पर अवेलेबल होती है। आप अपनी वेबसाइट से बुक डाउनलोड कर लीजिए। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता तो मुझसे पूछ लीजिए, गूगल से कंसल्ट कर लीजिए। इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आपकी जो किताब है वो बहुत रिसर्च के बाद लिखी गई है, उसमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मौजूद है। इस वक्त हम चैप्टर नंबर 1 पे हैं। नए आने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बार मैं फिर अनाउंस कर दूं कि जो स्टूडेंट्स एलएमएस के थ्रू नहीं आए उनकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। प्लीज क्लास को ज्वाइन एलएमएस लिंक के थ्रू कीजिए। एक ऑर्गेनाइजेशन को काम करने के लिए या इवन एक इंडिविजुअल को काम करने के लिए बहुत से रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। रिसोर्सेज की किस्में होती हैं, पैसा जिसको हम कैपिटल भी कह सकते हैं, मशीनरी जिसको हम इक्विपमेंट कह सकते हैं, लैंड वो ज़मीन जिसके ऊपर हमारी इमारत बनती है, और इम्पोर्टेंट रिसोर्स है हमारा ह्यूमन रिसोर्स, इंसान जो काम कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बोलिए। आप रीट्राई कीजिए, ओपन हो जाएगी क्योंकि मैं इस वक्त क्लास में मौजूद हूँ और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी लॉग इन हो चुके हैं। आप फिर ट्राई कीजिए, हो जाएगा। फिर कर लीजिए, फिर कर लीजिए। गाए बगाए स्टूडेंट सेंटर होते जा रहे हैं, फिर कर लीजिए। नहीं, कुछ भी नहीं करना होगा, सिर्फ आपने उस लिंक पे क्लिक करना होगा और वो आपको क्लास में ले जाएगा। करते रहिए। मैनेजमेंट के अंदर दो कॉन्सेप्ट्स बहुत अहम हैं, एक एफिशिएंसी, एक इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका कॉम्बिनेशन आप इस तरह से बनाएं कि आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नताइज आपको मिल सकें। और इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि जो सिस्टम जिस काम के लिए बना है वो उस काम को सही तरीके से करे। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आप अपने कम वक्त में ज़्यादा काम कर लेते हैं, टाइम को अच्छा मैनेज करके, तो आप एफिशिएंट हैं। और जो काम आपको दिया गया है वो आप पूरा मुकम्मल कर लेते हैं तो आप इफेक्टिव हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। मैनेजमेंट हमें ये सिखाती है कि हमने अवेलेबल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए किस तरह अपने सेट गोल्स को अचीव करना है।
क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या आप में से कोई रिकैप करेगा कि हमने ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से डिफाइन किया? डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हमने इस लेक्चर के शुरू में दी, एन इनफॉर्मल डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बिलीव मी, दिस मैनेजमेंट का चैप्टर, मैनेजमेंट का सब्जेक्ट आपके कोर्स का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा, क्योंकि ये आपको मैनेजर बनने के बुनियादी उसूल सिखाता है। कैन एनीबडी गिव मी एन आइडिया अबाउट ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? Organization is a group of people working for a common objective. Group of people working for a common objective. वो common objective profit generate करना भी हो सकता है, business run करना भी हो सकता है, लेकिन हर सूरत में यही नहीं होता, मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो प्रोडक्ट्स बनाती हैं और उनको सेल करती हैं। उनका ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें। जैसे आप इस वक्त एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं जो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट जनरेट करना या बिजनेस रन करना नहीं है, उसका ऑब्जेक्टिव लोगों को तालीम देना है। इसी तरह हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का ऑब्जेक्टिव लोगों की, आने वालों की सेहत का ख्याल रखना है। इसी तरह मार्केटिंग एजेंसी, वो आपको कोई टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं देती, वो आपको सर्विस देती है। सर्विस और प्रोडक्ट इंडस्ट्री में डिफरेंस होता है, लेकिन मैनेजमेंट दोनों में होती है। अस्सलाम वालेकुम जी। आप दोबारा रिफ्रेश कीजिए और कोशिश करते रहिए, मिल जाएगा। काफी सारे स्टूडेंट्स क्लास में आ चुके हैं, आप भी आ जाएंगे। फिर कर लीजिए। थैंक यू, मुझे क्लास पढ़ाने दीजिए, आप फिर कोशिश कर लीजिए, हो जाएगा। थैंक यू। अगर आपने बुक साथ खोली भी है तो पेज नंबर 5 पे देखिए, मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस लिखे हुए हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। एक फंक्शन इसमें इन्होंने नहीं लिखा हुआ, इस रिसर्चर ने नहीं लिखा हुआ, दैट इज ऑफ स्टाफिंग। प्लानिंग में ये होता है कि आप ये असेस करते हैं आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, और उन रिसोर्सेज के साथ आप एक गोल सेट करते हैं और ये सोचते हैं कि क्या आप उस गोल तक पहुंच पाएंगे। ऑर्गेनाइजिंग ये होता है कि आप उन रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं अपने कामों के लिए। ये वाला बंदा ये काम करेगा, इसके पास इतने फंड्स होंगे। ये वाली टीम इस जगह पे ऑपरेट करेगी, इनके पास इतने एजेंट्स होंगे। ये वाली टीम ऑनलाइन अवेलेबल होगी, इनके पास ये गैजेट्स होंगे। दिस इज ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग में आप अपने रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज को हायर करते हैं, वो सारे लोग जो आपको काम करने के लिए चाहिए। लीडिंग में आप अपनी टीम को ये बताते हैं कि उन्होंने काम किस तरह करना है, अपने गोल्स को किस तरह से पूरा करना है। और कंट्रोलिंग में आप ये देखते हैं कि आपने जो प्लान किया था वो मकसद हासिल हुआ या नहीं। अगर वो मकसद हासिल नहीं हुआ तो क्या वजूहात थी, आप उन वजूहात का एनालिसिस करते हैं और फिर करेक्टिव एक्शन लेते हैं। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? ठीक है, हम साथ साथ स्क्रीन शेयर भी कर लेते हैं, इससे आपको बेहतर आइडिया होगा कि हम इस वक्त कौन से कॉन्सेप्ट को स्टडी कर रहे हैं। हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि हमारे पास टोटल वर्कशॉप 6 दिन की है। इस बुक में 9 चैप्टर्स हैं और हमने सारे कॉन्सेप्ट को इस तरह कवर करना है कि वो आपकी नज़र से कभी भी गुजरें तो आपको उनकी एक बेसिक फेमिलियरिटी ज़रूर हो। बाकी डिटेल के साथ आप अपनी किताब में पढ़ लीजिएगा और गूगल से डिस्कस कर लीजिएगा।
क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हमने डिस्कस किया मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। जो बंदा ये सारे काम करता है उसको मैनेजर कहते हैं। मैनेजर इज अ वन हु मैनेजेस अफेयर्स, who manages resources, who manages people, who assigns targets, who sets goals, who designs policies, and the ways to achieve those goals through those policies and the available resources. मैनेजमेंट के 3 लेयर्स होते हैं, 3 टाइप्स होती हैं। अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में देखें तो एक मैनेजमेंट का वो लेवल होता है जो फंक्शनल काम कर रहा होता है, जो काम परफॉर्म कर रहे होते हैं, एक्चुअली काम कर रहे होते हैं, ऑपरेशंस चला रहे होते हैं। एक वो लेवल होता है जो उनको सुपरवाइज कर रहा होता है, और एक वो लेवल होता है जो सिर्फ रिपोर्ट्स ले रहा होता है और उन रिपोर्ट्स की बेसिस पर डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है। अगर आप इसकी मिसाल किसी फूड इंडस्ट्री की लें, तो जो फूड इंडस्ट्री का उस आउटलेट पे बैठा हुआ बंदा होता है, उस आउटलेट का हेड होता है, जो होटल का मैनेजर होता है, दैट इज द फर्स्ट लाइन मैनेजर। जो कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है, उनसे फीडबैक ले रहा होता है, वो अपनी रिपोर्ट उस एरिया के किसी फोकल पर्सन को देगा, वो मिडिल मैनेजर होगा। और मिडिल मैनेजर किसी टॉप मैनेजर को रिपोर्ट देगा, जो ये डिसाइड करेगा कि हमें नया फूड आइटम लॉन्च करना चाहिए या नहीं, हमें नई चेन खोलनी चाहिए या नहीं, हमें कौन सा आउटलेट चलाना चाहिए, कौन सा आउटलेट बंद करना चाहिए। So there are 3 types of managers at different layers: first line managers, middle managers and top management. ये जो white collar jobs होती हैं, ये first line manager से start होती हैं. You have a call center, the agents are sitting and a floor in charge is there. The floor in charge is first line manager. Is this concept clear? मैं साथ साथ चैट देख रही हूँ जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो हो नहीं रहा। फ्रंट लाइन मैनेजर्स को फोर्स मैनेजर्स भी कहते हैं। फोर्स लाइन मैनेजर्स, दे आर एक्चुअली लाइन मैनेजर्स, जो अपने काम करने वाली ऑपरेशनल टीम के साथ होते हैं। मैनेजरियल रोल्स अगर हम देखें, रोल से मुराद कि मैनेजर क्या क्या काम कर रहा होता है, एक मैनेजर के अंदर कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए। उसमें सबसे पहली चीज ये है इंटरपर्सनल रोल, उसको लोगों के साथ बातचीत करनी आनी चाहिए। वो लोग उसके कस्टमर्स भी हो सकते हैं, उसकी टीम भी हो सकती है, उसके बॉसेस भी हो सकते हैं, उसके साथ के मैनेजर्स भी हो सकते हैं। एक अच्छे मैनेजर को बात करनी, बात समझानी और बात मनवानी आती है। आपने ये देखा होगा कि जब आप किसी होटल में जाते हैं, या अगर हम किसी और इंडस्ट्री की एग्जांपल लें, होटल की एग्जांपल मैं इसलिए ले रही हूँ कि उसके साथ एक्सपीरियंस हम सबका ज़्यादा होता है। अगर आप किसी ट्रैफिक पुलिस के साथ अगर आपका वास्ता पड़ता है, तो जो वहाँ पर स्टाफ डिप्यूटेड होता है, उसके साथ कहीं एक गाड़ी भी खड़ी होती है जिसमें कोई ना कोई सुपरवाइजर बैठा होता है। दैट सुपरवाइजर इज फर्स्ट लाइन मैनेजर। आपको कभी कभी वो भी रोक कर कोई बात कर सकता है, आप उसको अगर अपनी बात सही तरह से बता दें, कन्विंस कर दें, तो हो सकता है कि चालान ना हो। और कभी कभी मोबाइल यूज करने पर वो आपको कन्विंस कर देता है कि एक्चुअली मोबाइल यूज करना आपकी गलती थी और ये नहीं करना चाहिए। तो बात करने का फन आना एक बहुत इंपॉर्टेंट फन है, ये हम सबको सीखना चाहिए। इसकी जिंदगी के हर पहलू में जरूरत पड़ती है। ऑर्गेनाइजेशन हो, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो, आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप किसी फैमिली गैदरिंग में बैठे हुए हो, आप कोई अपना टेस्ट देने जा रहे हो, या इवन इस वक्त आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे हो इस बात पर कि आपसे एलएमएस पे लॉगिन नहीं हो रहा। The way you speak things, the way you describe the problem carries weight. इससे बहुत फर्क पड़ता है कि आपका बात करने का तरीका कैसा है,
आपको बात करनी आती है या नहीं? आप बात फैला कर करते हैं या आप बात मुख्तसर करके करते हैं? क्या आप इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस मौके पर लंबी बात करनी चाहिए और किस मौके पर छोटी बात करनी चाहिए? जब आप कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें आप ये देखेंगे, उसमें एक रूल होता है, एनालाइज योर ऑडियंस। अगर आप किसी वकील से बात कर रहे हैं तो आप वकालत वाली टर्म्स यूज करते हैं। अगर आप किसी डॉक्टर से बात कर रहे हैं तो आप मेडिकल टर्म्स यूज करते हैं। आप किसी शायर से बात करते हुए और अल्फाज का इंतखाब करते हैं और आप अपने वालिद साहब से बात करते हुए मुख्तलिफ अल्फाज का इंतखाब करते हैं। सो दीज आर बेसिकली इंटरपर्सनल स्किल्स। एक मैनेजर में इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए क्योंकि उसको ये रोल प्ले करना होता है। मैनेजर ने चूंकि अपने से नीचे के लोगों से भी कम्युनिकेट करना होता है, अपने से ऊपर के लोगों से भी कम्युनिकेट करना होता है, तो उसका एक रोल इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन का भी होता है। उसने अपने ऊपर वालों को फीडबैक देनी होती है, आज का दिन कैसा गुजरा, आज का हफ्ता कैसा गुजरा, आज का महीना कैसा गुजरा, अगर सेल कम है तो क्यों कम है, अगर सेल ज्यादा है तो क्यों ज्यादा है, कस्टमर्स का फीडबैक कैसा था। और उसने अपने नीचे वालों को भी ये चीज कम्युनिकेट करनी होती है कि उनके टारगेट्स चेंज कर दिए गए हैं, बढ़ा दिए गए हैं, कम कर दिए गए हैं, पर्क्स एंड बेनिफिट्स इस महीने कितने मिलेंगे, बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि हर इंफॉर्मेशन के जवाब में कोई ना कोई फीडबैक भी आती है, रिस्पॉन्स भी आता है, उस रिस्पॉन्स को भी मैनेज करना होता है। आप में से वो लोग जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप कॉल सेंटर एजेंट कभी रहे हो या आपने फ्रंट डेस्क की जॉब की हो, रिसेप्शन पे रहे हो, अटेंडेंट रहे हो, तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरह पता होगी कि जो सामने आ रहा होता है बंदा, वो अपना सारा गुस्सा उस पर उतारता है जो उसकी कॉल अटेंड कर ले या उसको रिसेप्शन पर रिसीव कर ले। वो गुस्सा उस इंसान पर नहीं होता, वो उस इदारे पर होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन पर होता है, लेकिन सुनना उस आदमी ने होता है और कस्टमर को जवाब भी उस आदमी ने देना होता है। तो इंफॉर्मेशनल रोल और इंटरपर्सनल रोल्स इन दोनों चीजों में बहुत काम आते हैं। तीसरा रोल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डिसीजनल रोल, कि आप डिसीजन मेकिंग किस तरह करते हैं। आपके डिसीजन से असरात किस तरह के आएंगे। क्या आप उन असरात को बर्दाश्त कर पाएंगे या उन असरात से बचने के लिए आप कौन सा ऐसा स्टेप लेंगे कि आपका काम भी हो जाए और बाकी सारे लोग मुतासर भी ना हो। टेबल नंबर 1 में अगर आप किताब देख रहे हैं, हेनरी विन्सबर्ग मैनेजरियल रोल में, उसने बताया है कि इन रोल्स के अंदर जो डेजिग्नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस में एग्जिस्ट करते हैं वो क्या क्या होते हैं। इंटरपर्सनल रोल के अंदर फिगर हेड होता है, लीडर होता है, लाइजॉन मैनेजर होता है, इंफॉर्मेशन के अंदर मॉनिटर होता है या स्पोक्स पर्सन होता है, हम सब इस बात को जानते हैं। डिसीजनल के अंदर एंटरप्रेन्योर होता है। क्या कोई मुझे बताएगा एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन कोई मुझे बता सकेगा? आप में से किसी ने खुद या उसके वालिद साहब ने या फैमिली में किसी ने कोई छोटा सा बिजनेस कभी स्टेब्लिश किया हो, कोई शॉप स्टेब्लिश की हो, कोई एजेंसी कभी बनाई हो? एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? सिंगल ओनर बिजनेस नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप ये होती है कि आप बिजनेस शुरू करते हैं। सिंगल ओनर बिजनेस होती है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप इज सिंगल ओनर बिजनेस। एंटरप्रेन्योरशिप इज गिविंग न्यू आइडिया एंड लॉन्चिंग अ न्यू बिजनेस। उसमें आपके साथ और बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप छोटे लेवल पर भी हो सकती है, बड़े लेवल पर भी हो सकती है। entrepreneurship is giving new idea, so that comes basically under the decisional role। ये एक डिसीजन है कि आपने एक नया बिजनेस शुरू करना है, क्या शुरू करना चाहिए, कहाँ शुरू करना चाहिए, कैसे शुरू करना चाहिए और किस वक्त शुरू करना चाहिए। ये सारी चीजें मिलकर डिसीजनल रोल में आती हैं। क्या मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हो रहा है, स्टूडेंट्स पहुंच गए हैं। आप फिर कोशिश कीजिए, हो जाएगा। आप फिर कोशिश कीजिए, हो जाएगा। थैंक यू। नहीं, फिर से कोशिश कर लीजिए, आधा घंटा और कोशिश कर लीजिए, हो जाएगा। एक मैनेजर को मल्टीपल रोल्स प्ले करने होते हैं।
जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं तो आपको बहुत सारे काम करने होते हैं, मल्टीटास्किंग करनी होती है और आपको मल्टीटास्किंग आनी चाहिए। एक टाइम पर मुख्तलिफ काम करना और करवाना आना चाहिए। मैनेजर बेसिकली वो बंदा होता है जो काम करवा रहा होता है। उसकी टीम आगे जाकर जवाबदेह नहीं होती, जवाबदेह मैनेजर होता है। काम टीम ने करना होता है लेकिन जवाब मैनेजर ने देना होता है। तो उसने अपनी टीम की डेफिशिएंसीज को ओवरकम भी करना होता है, उनको ट्रेनिंग भी देनी होती है, उन्हें काम करना भी सिखाना होता है, उनके रिसोर्सेज भी एलोकेट करने होते हैं, उनके प्रॉब्लम्स भी सुनने होते हैं, उनको सेटिस्फाई भी करना होता है और मैनेजमेंट तक उसके फायदे की खबरें भी देनी होती हैं। मैनेजरियल स्किल्स में इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्किल्स, चीज़ों को सोचने, समझने और एक्सप्लेन करने की स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप पेज नंबर 9 पर बना हुआ टेबल देखें तो आपको ये चीज़ थोड़ी सी समझ आएगी कि मैनेजमेंट का लेवल जितना ज़्यादा ऊंचा होता जाता है उतनी चीज़ों को समझने की स्किल की ज़रूरत बढ़ जाती है। लोअर लेवल मैनेजर्स या फर्स्ट लेवल मैनेजर्स में टेक्निकल स्किल्स ज़्यादा होती हैं। जैसे कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो आपको उस प्रोडक्ट के सारे फीचर्स और उसकी प्राइस की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको कस्टमर को हैंडल करना आना चाहिए। अगर आप मिडिल मैनेजर हैं, आपकी टीम में झगड़ा हो जाता है तो आपको उन लोगों को आपस में मैनेज करना आना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आनी चाहिए। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई गलती हो जाती है या कॉन्ट्रैक्ट से कोई गलत फायदा उठाने की कोशिश करता है तो आपको उन चीजों का सेटल करना आना चाहिए। टॉप मैनेजर का चूंकि डायरेक्ट कस्टमर से ताल्लुक नहीं होता, उनको शायद चीजों की प्राइस याद भी ना हो, वो कौन कौन सी प्रोडक्ट सेल करते हैं ये लिस्ट भी शायद उनकी फिंगर टिप्स पर ना हो, लेकिन वो चीजों को समझते हैं, मार्केट एनालिसिस करते हैं और किस टाइम पर कौन सा डिसीजन करना है ये उनके लिए ज्यादा जरूरी होता है। आप जब ऑर्गेनाइजेशंस में जाएंगे तो आप एक जुमला बड़ी कसरत से सुनेंगे और वो ये होगा कि आप लोगों को प्रेशर का अंदाजा नहीं है। ये मैनेजर्स का पसंदीदा जुमला होता है। मेरे हर काम की कोई ना कोई वजह है, आपको उस वजह का नहीं पता। तो मैनेजर के पास चूंकि मल्टीपल रोल्स होते हैं तो उसके कामों की मल्टीपल वजूहात होती हैं और सारी वजूहात सब लोगों को नहीं पता होती। तो ठीक है, जिस लेवल पर जिस मैनेजर का जो रोल है वो उसको मिला ले और वो अपनी परफॉर्मेंस पूरी दे। कैन आई बी अ मैनेजर? ये एक यूनिवर्सल क्वेश्चन है। यस, वी ऑल कैन बी मैनेजर्स। वी ऑल मैनेज थिंग्स एवरी डे इन रूटीन। हम सबके पास रिसोर्सेज होते हैं, हमारी पॉकेट मनी होती है, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे सिबलिंग्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं और हमारे पास हर दिन 24 घंटे का टाइम होता है। इन सब चीज़ों को मिलाकर हम अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ को हर रोज़ मैनेज कर सकते हैं। So from today, start considering yourself as a manager. We all are managers. Am I audible? वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने एलएमएस के लिंक के थ्रू ज्वाइन किया है उनकी अटेंडेंस लग जाएगी। जो डायरेक्ट टीम से आए हैं उनकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, लिहाजा प्लीज एलएमएस के थ्रू लॉग इन कीजिए। टीम्स में आने से आपकी क्लास अटेंड हो जाएगी लेकिन अटेंडेंस सिस्टम में नहीं लगेगी, लिहाजा सारे स्टूडेंट्स एलएमएस के थ्रू क्लास लॉग इन कीजिए। इस वर्कशॉप के इख्तिताम पर छठे दिन आपका 20 नंबर का एक क्विज होगा। वर्कशॉप 10 नंबर की है, क्विज 20 नंबर का है। क्विज की अच्छी तैयारी कीजिएगा, क्विज जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। अगर आप में से कोई वर्कशॉप किसी वजह से मिस भी कर देता है, आपके फ्रेंड्स होंगे या ग्रुप आप लोग बना रहे हैं उसमें एक दूसरे को ये इतला जरूर देते रहें कि क्विज किसी ने मिस नहीं करना। क्विज इजी होता है, 20 नंबर का होता है। वो आपके कैश के 20 नंबर होते हैं। अगर आप वो 20 नंबर हासिल कर देते हैं तो आपके ग्रेड पे बहुत अच्छा फर्क पड़ सकता है। मैनेजमेंट हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में होती है, चाहे वो प्रोडक्ट सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन हो या सर्विस सेक्टर हो। हम सबको मैनेजमेंट अपनी लाइफ में करनी होती है। मैनेजर के अपने चैलेंजेस भी होते हैं लेकिन उसका अपना मजा भी होता है। मैनेजर एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इट गिव्स यू सेल्फ कॉन्फिडेंस कि मुझे ये गोल दिया गया था, मुझे ये टारगेट दिया गया था
और मैंने इसको कंप्लीट किया। हमने चैप्टर 1 का ओवरव्यू किया है। किसी का यहाँ तक कोई सवाल है, कोई कॉन्सेप्ट, कोई डिफिकल्टी, कोई कुछ पूछना चाहता है? मैं ज़रा स्टूडेंट्स की कॉल ले लूँ। हमारे वो स्टूडेंट्स जो साथ साथ ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं फिर ये बता दूं कि अगर आप एलएमएस के थ्रू क्लास में आए हैं तो आपकी अटेंडेंस लगेगी। अगर आप एलएमएस के थ्रू नहीं आए हैं तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। अपनी क्लास को ज्वाइन एलएमएस के थ्रू कीजिए। Let's proceed to chapter number 2, which is about introduction to management history. मैनेजमेंट कैसे वजूद में आई, मैनेजमेंट पहले क्या थी और होते होते कहाँ तक पहुंच गई, मैनेजमेंट को मैनेजमेंट का नाम किसने दिया। ये तस्वीर आपको क्या बताती है? किसी को कोई आइडिया है ये तस्वीर किस चीज की है? कोई मुझे बता दे ये तस्वीर किस चीज की है? इस पिरामिड का मैनेजमेंट के साथ क्या ताल्लुक है? कैन एनीबडी एक्सप्लेन? कैन एनीवन एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ दिस pyramid with management? Can anyone explain how these pyramids would have been made? डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? सबसे पहले आपने एक गोल बनाया कि आपने पिरामिड बनाने हैं। पिरामिड इस तरह के जो यादगार होंगे, आने वाले लोगों के लिए पिछले वक्तों की यादगार होंगे, वो बहुत सालों तक रहेंगे और कई नस्लें उनको देखेंगी। दैट कैन बी अ गोल। इस गोल को पूरा करने के लिए आपने प्लान किया। आपने ये सोचा इसके लिए मुझे रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए, कितने बंदे चाहिए, कितने ब्रिक्स चाहिए, कितना वक्त चाहिए। इट इज डिवीजन ऑफ लेबर। वेरी ट्रू। इट इज डिवीजन ऑफ लेबर। बंदों का बंदों के दरमियान काम तकसीम करना, हर एक को उसका टारगेट देना और हर रोज ये चेक करना कि कौन उस टारगेट पर पूरा उतरा, किसने अपना टारगेट पूरा किया, कौन पीछे रह गया। जो पीछे रह गया उसकी वजूहात को असेस करना और उन पर करेक्टिव एक्शन लेना। आप में से कौन कौन एडम स्मिथ के नाम से वाकिफ है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ का नाम हमने इकोनॉमिक्स में बहुत बार सुना है। कैन एनीबडी एक्सप्लेन एडम स्मिथ ने क्या किया था? कैन एनीवन एक्सप्लेन एडम स्मिथ ने क्या किया था? एडम स्मिथ, क्या आप में से कोई फेमिलियर है इससे? मॉडर्न इकोनॉमिक्स, व्हाट एल्स? एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया और उसने किताब लिखी, वेल्थ ऑफ नेशंस। माशियात दौलत का इल्म है। इट इज द नॉलेज अबाउट वेल्थ। इस पर उसका बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा,
लेकिन बहरहाल ये उसका एक बेसिक आइडिया था जिस पर आगे चलकर बहुत सारी रिफॉर्म्स और ट्रांसफॉर्मेशंस हुई थी। अर्ली कॉन्ट्रीब्यूशंस मैनेजमेंट में एडम स्मिथ की हैं और उस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की जो मशीनों को इंसानों की जगह पे ला रहा था। रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग विद मशीन्स बिकॉज अ मशीन कैन डू वर्क ऑफ मल्टीपल पीपल इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, जिस कॉल्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इससे इंसान बेरोजगार जरूर होते हैं लेकिन इंसानों की स्किल्स एनहांस भी होती हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम मैनेजमेंट में क्लासिकल अप्रोच आई जिसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट आई, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट आई और ब्यूरोक्रेसी भी आई, जिसमें एक इंसान के तबके को हाकिम और दूसरे तबके को महकूम समझा गया। लेकिन बहरहाल हर तबका अपना अपना वक्त और अपने अपने रिसोर्सेज के मुताबिक हिस्ट्री में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता रहा और हम आगे बढ़ते रहे। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट को लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया कि मटीरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए और इंसान को इंसान समझकर उसकी इज्जत करनी चाहिए, इंसान की इज्जत माल और दौलत की बुनियाद पर नहीं करनी चाहिए, तो फिर बिहेवियरल अप्रोच आई जिसमें कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया कि हर वो इदारा जो प्रॉफिट कमाता है लोगों के जरिए सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करते हुए, उसको चाहिए कि वो उन रिसोर्सेज से फायदा उठा के सोसाइटी को वापस कुछ दे। दिस इज कॉल्ड कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने केएफसी के कमर्शियल के आउटलेट पर स्पेशल चिल्ड्रन को, स्पेशल पीपल को रिसेप्शन पे फूड सर्व करते देखा होगा। आपने मुख्तलिफ इदारों में किसी न किसी रोल में स्पेशल लोगों को काम करते देखा होगा। ये क्या होता है, क्यों करते हैं? क्या उस इदारे में नॉर्मल लोगों ने अप्लाई नहीं किया होता? स्पेशल लोग क्यों इदारों में काम कर रहे होते हैं? कैन एनीबडी गिव मी एन आइडिया? स्पेशल लोगों को रोजगार के मौके देना क्या होता है और क्यों जरूरत होती है? सोशल वेलफेयर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हुकूमत को ब्रेड बियरिंग अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करनी है और सोसाइटी को ये मैसेज देना है कि स्पेशल लोग सोसाइटी पर बोझ नहीं होते, वो भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं। और स्पेशली एबल्ड पीपल, डिफरेंटली एबल्ड पीपल, एक जमाने में इनके लिए टर्म यूज होती थी डिसेबल्ड, लेकिन अब टर्म चेंज हो रही है। दे आर कॉल्ड डिफरेंटली एबल्ड एंड दे आर ट्रूली डिफरेंटली एबल्ड पीपल, सो दे कैन ऑल्सो डू मेनी थिंग्स। बहुत सारे काम डिफरेंटली एबल्ड लोग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप सब ने एक लतीफ़ा सुना होगा कि एक गांव में जो जितनी बड़ी फैमिली होती थी उस गांव में, उस फैमिली में शादी करना उतना ही ज्यादा मुश्किल होता था। एक फैमिली थी जिसमें शादी करना बहुत सारे घरानों की ख्वाहिश थी, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो पा रहा था। बहुत मेहनत के बाद, बहुत जुस्तजू के बाद आखिर एक नौजवान कामयाब हुआ। जब किसी ने ये राज पता किया कि उस फैमिली में सब लोग शादी क्यों करना चाहते हैं, तो उन्हें पता चला कि वहां की फीमेल्स बोल नहीं सकती। दे आर डिफरेंटली एबल्ड, they cannot speak. Since they cannot speak, there is no argument, there is only obedience. So, these are different traits available in various parts of the world and have different editions, leaving to different customers. बिहेवियरल अप्रोच में इंसान की ज़रूरियात को और प्रायोरिटीज़ को मद्देनज़र रखकर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को चेंज किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में ये बताया जाता है कि किस इंसान की मोटिवेशन का तरीका क्या है। आप एक मदर को किस तरह मोटिवेट करेंगे और आप एक यंग एडल्ट को किस तरह मोटिवेट करेंगे। क्वांटिटेटिव अप्रोच में आप डाटा के साथ काम करते हैं, डाटा एनालिसिस होता है, नंबर्स के साथ काम करते हैं, आप नंबर्स को रिकॉर्ड करते हैं। आज के दिन कितने कस्टमर्स आए, किस कस्टमर ने कौन सी चीज़ की ज़्यादा डिमांड की, आज प्रॉक्टर एंड गैम्बल की सेल कितनी हुई, आज जॉनसन एंड जॉनसन की सेल कितनी हुई,
आज यूनिलीवर की प्रोडक्ट्स कितनी सेल हुई, सो दैट इज अबाउट नंबर्स. क्वांटिटेटिव अप्रोच वर्क्स विद नंबर्स एंड दोज नंबर्स एक्चुअली लीड टू डिसीजन मेकिंग. कि कौन सी प्रोडक्ट अच्छा बेनिफिट दे रही है और कौन सी प्रोडक्ट को बंद कर देना चाहिए, कौन सी मार्केट अच्छा रिटर्न दे रही है और कौन सी मार्केट में मजीद इन्वेस्टमेंट की जरूरत है. और इस वक्त हम जा रहे हैं कंटेम्प्रेरी अप्रोच, एडवांस्ड अप्रोच की तरफ, जिसमें चीज़ों को इन आइसोलेशन नहीं देखा जा रहा. यानी आप सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस नहीं करते, आप सिर्फ इंसानों पे फोकस नहीं करते, आप ऑपरेशंस को भी देखते हैं, इंसानों को भी देखते हैं और बाकी सारी चीज़ों को भी देखते हैं. दिस इज कॉल्ड सिस्टम. डिफरेंट कंपोनेंट्स के मिल जाने से बन जाता है सिस्टम. एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आ रही है? टाइम एंड मोशन स्टडी क्या होती है? कैन एनीबडी एक्सप्लेन टाइम एंड मोशन स्टडी? टाइम एंड मोशन स्टडी. अल्फाज की मीनिंग को जहन में रखकर बता दें, टाइम एंड मोशन स्टडी क्या होती है? एनी वन ऑफ यू? टाइम एंड मोशन स्टडी. आप एक हॉस्पिटल में जाते हैं और आपने एक डॉक्टर से कंसल्ट करना है. हॉस्पिटल के गेट से एंटर होने से लेकर उस गेट से एग्जिट होने तक कितना टाइम लगता है, कितने स्टेप्स होते हैं, कहाँ कहाँ आपको रुकना पड़ता है और कहाँ कहाँ आप तेजी से गुजर जाते हैं. दिस इज कॉल्ड टाइम एंड मोशन स्टडी. पहला पॉइंट होता है ट्रैफिक बैरियर का. हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर एक बैरियर होता है जहाँ पे आपने ये बताना होता है, अपना कार्ड दिखाना होता है या पार्किंग फी पे करनी होती है. फिर आप गाड़ी पार्क करते हैं, फिर आप एंटर होते हैं, रिसेप्शन ढूंढते हैं, आप वहां से पर्ची लेते हैं, फिर डॉक्टर के ओपीडी के पास जाते हैं, वहां पे एंट्री कराते हैं, फिर इंतजार करते हैं जब तक आपकी बारी आती है, फिर अपना मसला बयान करते हैं, फिर वहां से निकलकर फार्मेसी जाते हैं, फार्मेसी की लाइन में लगते हैं, फिर वापस अपनी गाड़ी में आते हैं और वहां से निकलते हैं. दिस इज कॉल्ड टाइम एंड मोशन स्टडी. टाइम एंड मोशन स्टडी का क्या फायदा होता है? Recording the time spent on each activity of a task, on each step of a task. बेशक कॉपी पेस्ट हो, लेकिन सीखने के लिए आप कहीं ना कहीं से पढ़ेंगे ना. इट इज अ साइंटिफिक मेथड. साइंटिफिक मेथड का क्या मतलब होता है? साइंटिफिक का क्या मतलब होता है? साइंस का एक्चुअली क्या मतलब है? हम कहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी. साइंस का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी? कैन एनीबडी एक्सप्लेन the difference between difference between science and technology? वो स्टूडेंट्स जिन्होंने उर्दू मीडियम से पढ़ा है उनको मालूम होगा उलूम और फनून. उलूम और फनून, इल्म और फन. इल्म और फन. साइंस इज इल्म, टेक्नोलॉजी इज फन. उलूम और फनून, उलूम और फनून से मिलकर एक मुल्क तरक्की करता है. टेलर के 4 प्रिंसिपल्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के. वो कहता है कि आप टास्क के ईच सेगमेंट को स्टडी करें. जैसे कि अभी हमने हॉस्पिटल की एग्जांपल ली, पार्किंग से लेकर वापस बाहर निकलने तक आप देखिए कि कहाँ कहाँ पर कितना टाइम लगता है, कहाँ कहाँ पे इंसान रुकता है, गार्ड की कैपेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, रिसेप्शन पर किसको बिठाना चाहिए, फार्मेसी के काउंटर पर किसको बिठाना चाहिए, डॉक्टर की ओपीडी के बाहर जो रसीदें ले रहा है वहां पर किसको बिठाना चाहिए. साइंटिफिकली स्टडी ईच सेगमेंट ऑफ टास्क एंड डेवलप वन बेस्ट वे. वन बेस्ट वे, सिंगल बेस्ट वे होना चाहिए. सिंगल बेस्ट वे. एक काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उन सब के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं. साइंटिफिक में आप ये डिसाइड करते हैं कि इस काम को करने का वाहिद बेहतरीन तरीका कौन सा है. Scientifically select workers, right person on the right job, train them to achieve high efficiency. Right person for the right job आप मैनेजमेंट में बहुत सुनेंगे, लेकिन इसका मतलब क्या होता है?
राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब का क्या मतलब होता है? आप कैसे पता कर सकते हैं कि कौन किसी जॉब के लिए राइट पर्सन है? कैसे पता चलता है ये? एबिलिटी को असेस हम किस तरह करेंगे? इलाज किसको करना चाहिए? इलाज किसको करना चाहिए? डॉक्टर को। डॉक्टर कैसे बनता है? कौन सी स्किल्स? Right, education. Education gives you knowledge. So first of all, the person should have knowledge of the task which he has to perform. Knowledge of the task which he has to perform. Knowledge होनी चाहिए. नंबर टू, ability होनी चाहिए. मरीज से बात करनी आनी चाहिए. मरीज का गुस्सा और दुख दोनों चीजें सुननी आनी चाहिए. और क्या चीज देखनी चाहिए हमें डॉक्टर में? अगर आप कभी किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं और वो खुद बहुत मोटा हो तो आप क्या कहेंगे? अगर आप कभी किसी ब्यूटी केयर कॉर्नर में चले जाएं और वहां पर आपको एक अनफ्रेश अगली फेस नजर आए तो आप क्या कहेंगे? इससे हमें क्या पता चलता है? कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम का आपके अपने अंदर भी रिफ्लेक्शन होना चाहिए. एक न्यूट्रिशनिस्ट का अपना वजन अगर बहुत ज्यादा होगा तो लोग उसको कहेंगे अगर ये अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट होता तो ये सबसे पहले अपना वजन कंट्रोल कर लेता. राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब मीन्स वो बंदा जो उस काम के लिए बना हो. शैम्पू के एड में लंबे बालों वाले लोग होते हैं, छोटे बालों वाले लोग नहीं होते. ब्यूटी प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट में गोरा रंग होता है, सांवला रंग नहीं होता. कपड़ों की एडवर्टीजमेंट में डिजाइनर्स होते हैं, डॉक्टर्स नहीं होते. राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब मीन्स ही शुड हैव राइट स्किल्स, राइट क्वालिफिकेशन, कैपेबिलिटी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली विलिंगनेस. विलिंगनेस. किसी काम को करने के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कैपेबिलिटी एंड विलिंगनेस. आप उस काम को करना चाहते हो, आपका वो काम करने को दिल चाहता हो. आपने एक मशहूर कोटेशन सुनी होगी, लव योर जॉब एंड यू विल नॉट हैव टू वर्क फॉर अ सिंगल डे इन योर लाइफ. लव योर जॉब एंड यू विल नॉट हैव टू वर्क इवन अ सिंगल डे इन योर लाइफ. आप अपने काम से मोहब्बत करें तो आप हर रोज एंजॉय करेंगे, आप काम नहीं करेंगे. आप नौकरी नहीं करेंगे, आप एंजॉय कर रहे होंगे. अपने काम से मोहब्बत करें. अगर आपको अपने काम से मोहब्बत नहीं है तो कोशिश करें आप वो काम ना करें. आप वही काम चुनें जिससे आपको मोहब्बत हो. वो काम चुनें जिसका आपको शौक हो. जिस काम का आपको शौक हो आप उस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं. ऑर्गेनाइजेशंस में जो चीज़ बहुत अहम होती है वो ये है कि आपके साथ जो लोग काम करते हैं उनके साथ आपका रवैया, आपका बर्ताव अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप अकेले काम नहीं कर रहे. आप इंसानों की कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, इंसानों की ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं. आपको लोगों के साथ गेट अलोंग करना आना चाहिए. मैनेजमेंट में किसी स्टेज पर आप ये एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदे की ड्यूटी इस बात पे लगी कि वो लोगों के आने और जाने का टाइम नोट करे और बॉस को रिपोर्ट किया करे. जिस दिन कोई 1 मिनट लेट होता वो रिपोर्ट करता ये 1 मिनट लेट था, कोई 2 मिनट लेट होता रिपोर्ट करता. उसने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया. लेकिन इससे हुआ क्या कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने लंच ब्रेक में उसके साथ बैठना छोड़ दिया. लोगों को लगा कि उसके साथ बैठने में उनका नुकसान है, वो उनकी शिकायतें लगाता है. हालांकि वो शिकायतें नहीं लगाता, वो अपना काम करता था.
सो इस तरह का काम जिसमें लोग आपको कॉर्नर कर दें, अवॉइड करना चाहिए। इस चीज़ को बायोमेट्रिक मशीन से भी चेक किया जा सकता है कि कौन कितने बजे आया और कितने बजे गया, बजाय इसके कि एक इंसान को नापसंदीदा इंसान बना दिया जाए। जल्लाद को कोई पसंद नहीं करता। इसी तरह हजरत इजराइल को शायद हम पसंद ना करते हो क्योंकि वो जान निकालने के लिए आते हैं। मैनेजर्स और वर्कर्स का एक क्लियर डिफरेंस होना चाहिए। मैनेजर मैनेजर होता है, वर्कर वर्कर होता है, बड़ा बड़ा होता है, छोटा छोटा होता है। इस बात को जहन में रखना चाहिए, इस बात का एहतराम करना चाहिए कि जो आपका बॉस है, जो आपका मैनेजर है, उसको अल्लाह ने आपका मैनेजर बनाया, उसको वो ओहदा वो रुतबा अल्लाह ने दिया। आपने अल्लाह की तकसीम के साथ जिद नहीं करनी। बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक फ्रेश मैनेजर आता है, एक फ्रेश यंग लड़का, और उसकी टीम में बुजुर्ग होते हैं। उन बुजुर्गों का एक्सपीरियंस उस फ्रेश मैनेजर से बहुत ज्यादा होता है, लेकिन क्या उन बुजुर्गों को उस फ्रेश मैनेजर की बात नहीं माननी चाहिए? क्या बुजुर्गों को अपने से छोटे मैनेजर की बात नहीं माननी चाहिए? क्यों माननी चाहिए? जब आप ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आपको काम दिया गया है, उस काम में सही और गलत का सवाल कम कम होता है। जैसे अगर कोई ये कहे कि मैंने एम्प्लॉयज के आने और जाने का टाइम नोट नहीं करना, ये एक काम है जो करना है, ये डिसिप्लिन के लिए जरूरी है। आप इस बात को अगर थोड़ा सा एनालाइज करें तो आपको समझ आएगी कि वो बंदा जो टाइम पर आता हो, वो कभी भी उससे खार नहीं खाएगा। उससे खार वही खाएगा जो लेट आता है। लिहाजा हमें इस बात को जहन में रखना चाहिए कि जो अल्लाह की तकसीम है, हमें उस पर राजी रहना है। हमसे छोटा, हमसे कम पढ़ा लिखा, हमसे कम तजर्बाकार हमारा बॉस बन सकता है, और हमारा काम यह है कि हमने उसकी बात माननी है। मैनेजर मैनेजर होता है, वर्कर वर्कर होता है। उम्र का एहतराम अपनी जगह, ओहदे का एहतराम अपनी जगह, तालीम का एहतराम अपनी जगह। बहुत सारे इदारों में ऐसा होता है, आप भी देखेंगे और आपने सुना भी होगा कि जूनियर प्रोमोट हो जाता है और वो अपने सीनियर का बॉस बन जाता है। मैं जरा स्टूडेंट्स की कॉल अटेंड कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी। आप ब्राउजर चेंज कर लीजिए, हिस्ट्री डिलीट करके देखें। हो जाएगा क्योंकि काफी सारी जी जी क्लास हो रही है। क्लास हमारी इंशाल्लाह 7:45 तक है। अगर आप 7:45 से पहले किसी भी टाइम लॉग इन करके क्लास में आने में कामयाब हो जाते हैं तो आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, एलएमएस के लिंक के थ्रू ही आइएगा। जो स्टूडेंट एलएमएस के लिंक के थ्रू क्लास में नहीं आ रहे, उनकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। तो टेलर का जो फोर प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, उसमें चौथा पॉइंट वो कहता है, क्लियरली सेपरेट द मैनेजर्स फ्रॉम वर्कर्स इन देयर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। Managers are responsible for planning of work, activities, methods, division of work, whereas workers are responsible to execute given task. अम्मी ये बताती हैं क्या पकाना है, कितना पकाना है, किस वक्त पकाना है, और बाजी ने चुप करके पकाना है। बाजी ने आगे से मशवरे नहीं देने, क्योंकि बाजी का काम है जो कहा गया है वो करें, और अम्मी का काम है कि वो बताएं क्या करना है। तो अम्मी और बाजी में बहुत फर्क होना चाहिए, और इस फर्क का एहतराम सबको करना चाहिए। अम्मी को बाजी का काम नहीं करना चाहिए, बाजी को अम्मी का काम नहीं करना चाहिए। आप कल जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, किसी मैनेजेरियल लेवल पर काम कर रहे होंगे, तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपने अपने सबऑर्डिनेट को सबऑर्डिनेट बनना सिखाना है, और आपने खुद अच्छा सबऑर्डिनेट बनना है। बहुत सारे लोगों को अपने बॉसेस के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। वो समझते हैं मैं अपने बॉस से ज्यादा काम करता हूँ, मैं उससे ज्यादा काबिल हूँ। बेशक होंगे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसको बॉस अल्लाह ने बनाया है, उसका एहतराम आप पर लाजिम है।
क्योंकि ये अल्लाह की तकसीम का एहतराम है। टेलर के इन 4 साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की वजह से इनका नाम, साइंटिफिक मैनेजमेंट का नाम टेलरिज्म भी रख दिया गया। टेलरिज्म के स्पेलिंग जहन में रखिएगा, ये कपड़े सीने वाला दर्जी नहीं है, ये मैनेजमेंट वाला टेलर है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है? कैन एनीबडी गिव एन आइडिया? एडमिनिस्ट्रेशन। बाद में आने वाले स्टूडेंट्स काइंडली एलएमएस के थ्रू क्लास में आइए, वरना आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। कैन एनीबडी गिव मी एन आइडिया अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन? एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में क्या फर्क होता है? वालेकुम अस्सलाम, उन सबको बहुत वालेकुम सलाम। काइंडली एलएमएस के थ्रू क्लास में आइए। एडमिनिस्ट्रेशन रोज रोज के ऑपरेशंस को मैनेज करती है। मैनेजमेंट एक बड़ा फंक्शन है जो एक बंदा नहीं कर सकता। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट एक बड़ा फंक्शन है, एक बड़ी डोमेन है। एडमिनिस्ट्रेशन रोज के कामों को मैनेज करना है। आप ये समझ लें कि जो होटल का फ्लोर मैनेजर होता है, आप उसको एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं। जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं, आप उनको टू सम एक्सटेंट एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं। डेली मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, डेली मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमंस, डेली मैनेजमेंट ऑफ वर्कफोर्स। वो सारे स्टूडेंट्स जो एलएमएस के थ्रू क्लास में नहीं आए, काइंडली एलएमएस के थ्रू आइए ताकि सिस्टम आपकी अटेंडेंस लगा सके। अटेंडेंस सिस्टम लगाता है, हम नहीं लगाते। Administration involves overseeing an organization's day-to-day operations, ensuring they run smoothly by implementing policies and decisions set by management. Management is primarily concerned with planning, organizing, directing, and controlling resources to achieve organizational goals. Beautiful difference. इस difference को याद रखिए। आप हर रोज मैनेजमेंट करते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, इस क्लास के बाद सोचिएगा। और क्या आपको अपना फोकस एडमिनिस्ट्रेशन पे रखना चाहिए या मैनेजमेंट पे रखना चाहिए? और किस टाइम पर आपको एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, किस टाइम पर मैनेजमेंट करनी है, ये भी सोचिएगा। आज के लेक्चर के बाद आप सब मैनेजर्स हैं। हेनरी फयोल ने इंडस्ट्रियलिस्ट होते हुए मैनेजमेंट के फंक्शंस को आइडेंटिफाई किया। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। इसने मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स दिए, कायदे आजम के 14 नुकात की तरह। पहला प्रिंसिपल क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क। काम तकसीम कर दें, सारा काम आपने नहीं करना। कुछ काम छोटे भाई को दें, कुछ काम छोटी बहन को दें, कुछ काम गेट पे खड़े हुए सिक्योरिटी गार्ड को दें, कुछ काम सिर्फ अम्मी अबू ने करने हैं, वो आपके नहीं है, और कुछ काम आप करेंगे। डिवीजन ऑफ वर्क, आपने काम डिवाइड करना है। जो काम जो अच्छे तरीके से कर सकता है वो काम उसको दे। और ये अंडरस्टैंड करना है आपने कि कौन सा काम कौन अच्छे तरीके से कर सकता है। सिर्फ जो आपको अच्छा लगता है उसको आपने सबसे अहम काम नहीं दे देना। जो बंदा जो काम अच्छे तरीके से कर सकता है उसको आपने वो काम देना है। हम अपने मुल्क की हालात से बखूबी वाकिफ हैं। आप सब जानते होंगे, इमरान खान ने अपने एक जलसे में कहा, जब मैं हुकूमत में आऊंगा
तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम शहबाज शरीफ को दूंगा, क्योंकि दे वर गुड इन इट, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। डिवीजन ऑफ वर्क के बाद दूसरा काम है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब है इख्तियार। आपके पास उस काम को कराने का इख्तियार होना चाहिए। आप अगर किसी को आराम से कहेंगे ये कर दो तो शायद वो ना करे। आपके पास कुछ ऐसा इख्तियार होना चाहिए जिसको जहन में रख कर अगला बंदा वो काम करे। आपके पास कोई शाबाश देने का इख्तियार होना चाहिए, आपके पास सजा देने का इख्तियार होना चाहिए, क्योंकि आप मैनेजर हैं। सजा का लफ्ज सुनने में बहुत बुरा लगता है, लेकिन एक लेवल पर आकर इस्लाम ने भी कहा है कि जब आपका बच्चा 10 साल का हो जाए और नमाज ना पढ़े तो उसकी पिटाई करें। डिसिप्लिन के लिए सजा और अथॉरिटी का इस्तेमाल बेहद जरूरी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा रहीम कोई नहीं था, रहमतुल लिल आलमीन है वो। लेकिन हदीस कहती है जब 10 साल का बच्चा नमाज नहीं पढ़े तो उसको मारें। पहले वो मार के डर से नमाज पढ़ेगा और फिर उसको नमाज पढ़ने की आदत हो जाएगी। और जब कोई काम आपकी आदत बन जाए तो वो आपका अखलाक बनता है। आपने सब ने उर्दू की किताब में ये पढ़ा होगा, अखलाक की तारीफ ये है कि आपसे वो काम सोचे समझे बगैर हो। अगर आपके मुंह से सोचे समझे बगैर अच्छी बात निकलती है, आप अच्छा काम करते हैं, तो आप उम्दा अखलाक के इंसान हैं। और अगर आपके मुंह से सोचे समझे बगैर बस झूठ निकलता है, गालियां निकलती हैं, गीबत निकलती है, तो फिर ये बद अखलाकी है। पहले आपने आदत बनानी होती है, आदत अच्छी बनानी होती है, उसके बाद बाकी सारा काम चलता रहता है। आपने कभी सोचा है रमजान में शैतान कैद हो जाता है लेकिन गुनाह कम नहीं होते? आप अभी अपनी अटेंडेंस चेक नहीं कर सकते, अटेंडेंस रिजल्ट के साथ ही चेक होगी। रमजान में शैतान कैद हो जाता है लेकिन गुनाह कम नहीं होते, क्योंकि वो हमारी आदतें पूरा साल बना चुका होता है। हमें अपनी आदतें अच्छी बनानी होती हैं, इसलिए नमाज दिन में 5 बार होती है। 5 बार आपको अपनी रूटीन से निकलना होता है और अल्लाह के सामने सर झुकाना होता है। और कहते हैं कि नमाज इस तरह पढ़नी चाहिए कि अल्लाह आपको देख रहा है या आप अल्लाह को देख रहे हैं। तो जब आप दिन में 5 बार अल्लाह के सामने हाजिरी देते हैं तो आपको अपनी आदतों की टेस्टिंग का मौका मिल जाता है। और जब रमजान में शैतान कैद होता है तो आपकी बुरी आदतें आपके पास नहीं आती। डिसिप्लिन पर हमने बात कर ली। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ये है कि हर इंसान का एक मैनेजर होना चाहिए, एक बॉस होना चाहिए। ये बिल्कुल फितरत के मुताबिक है, क्योंकि अल्लाह की जात भी एक है। कुरान पाक की एक आयत है कि अगर दो खुदा होते तो जमीन में फसाद होता। इसी तरह दो मैनेजर्स के साथ काम करने वाली टीम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाती। मैनेजर एक होना चाहिए, एक डायरेक्शन होनी चाहिए, एक को जवाबदेह होना चाहिए, और फिर इससे डिजायर्ड रिजल्ट्स आप अच्छी तरह अचीव कर सकते हैं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए, एक गोल होना चाहिए। ये नहीं कि आज आपने चीजें ज्यादा बेचनी है, कल आपने लोगों को खुश करना है, परसों आपने सफाई रखनी है। गोल एक होना चाहिए और उस एक गोल पर आपकी सारी एफर्ट्स होनी चाहिए, और वो गोल इस तरह का होना चाहिए कि उसमें आपके छोटे छोटे टारगेट्स कवर हो जाएं। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मुझे छुट्टियां बहुत पसंद हैं। हम सबको छुट्टियां बहुत पसंद होती हैं। स्टूडेंट्स के लिए छुट्टियां होना ईद के बराबर होता है, ऐसा ही है ना? लेकिन अगर हर रोज छुट्टी हो तो फिर काम किस वक्त होगा? इसलिए हमें पर्सनल इंटरेस्ट को सरेंडर करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के लिए, तभी आप एक बड़े गोल तक पहुंच सकते हैं। काम का मुआवजा होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका आपको मुआवजा मिलना चाहिए। अल्लाह वास्ते काम नहीं कर रहे आप, जब आप इदारे में काम कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपको
उसकी कोई रिम्यूनरेशन मिलनी चाहिए। अब एक सवाल होगा, जो लोग एनजीओज में काम करते हैं, एनजीओज में काम करते हैं, उनको कम पैसे मिलते हैं या उनको पैसे नहीं मिलते, इसके बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। कुछ लोगों के पास पैसे इतने ज्यादा होते हैं कि उन्हें मुआवजे की जरूरत पैसों में नहीं होती, उन्हें इस बात की जरूरत होती है कि लोग उनकी इज्जत करें, लोग उनकी इज्जत करें, या उन्हें इस बात की जरूरत होती है कि वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें। इकरा तबस्सुम का एक सवाल है जी, इकरा तबस्सुम पूछिए, क्या सवाल है? मंसूर अली, आपका भी एक सवाल है, सवाल पूछिए। जो लोग वॉलेंटरीली काम करते हैं ना, वो अपनी मर्जी से वॉलेंटरीली काम करते हैं, उनको कोई मजबूर नहीं करता। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। हमने पिछले सफात में इसको डिस्कस किया है। प्लानिंग इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गोल एंड डिसाइडिंग हाउ विल यू अचीव दोज गोल्स यूजिंग योर अवेलेबल रिसोर्सेज। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब ये है कि आपको एक गोल मिलना चाहिए, उस एक गोल पर आपने काम करना है। यानी ये नहीं कि आज आपका फोकस ये है कि आपने अपनी कोई प्रोडक्ट को ज्यादा बेचना है, कल आपका फोकस ये है कि आपने खराब प्रोडक्ट तो नहीं बेचनी, परसों आपका फोकस ये है कि आपके पास शिकायतें कम से कम आए। आपका एक गोल होना चाहिए, क्वालिटी की चीज ज्यादा बेचनी है। आपका हर रोज गोल चेंज नहीं होना चाहिए, उसमें क्लैशेस नहीं आने चाहिए। इज दैट क्लियर? सेंट्रलाइजेशन, जैसा कि लफ्ज से जाहिर है, सेंटर, चीजों का एक जगह पर इकट्ठा हो जाना। सेंट्रलाइजेशन मीन्स चीजों का एक जगह इकट्ठा हो जाना। पॉलिसीज एक जगह पे बनती है। पावर इज एट सेंटर, बजट इज एट सेंटर, डिसीजन मेकिंग इज एट सेंटर। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। बाल्फाज दीगर, मैनेजमेंट इज गेटिंग वर्क डन बाय पीपल। रिम्यूनरेशन का मतलब ये है कि जो कोई आपको सर्विसेज देता है, उस सर्विसेज का उसको मुआवजा मिलना चाहिए। आप किसी इदारे में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम करते हैं, तो उस काम के अगेंस्ट आपको कुछ मिलना चाहिए, कोई मुआवजा मिलना चाहिए। देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ, मैं किसी की अटेंडेंस का नहीं बता सकती। जो एलएमएस के थ्रू आए हैं उनकी अटेंडेंस लग गई, जो एलएमएस के थ्रू नहीं आए वो एक बार एलएमएस के थ्रू आ जाइए। आप इस क्लास में रहते हुए एक बार फिर एलएमएस के लिंक पे क्लिक कर दें, वो आपको रीडायरेक्ट कर देगा इसकी तरफ। Major responsibilities of manager depends upon his role, whether he is decisive, whether he is informational, he is decision maker, he is transformational। जो भी उसका रोल है, उस रोल के मुताबिक वो करेगा। अगर वो मीडिया मैनेजर है तो वो मीडिया प्रेसेस रिलीज करेगा। अगर वो होटल का मैनेजर है तो वो फ्लोर मैनेजमेंट करेगा। अगर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का मैनेजर है, जैसे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज ऑल्सो अ मैनेजर, हेडमिस्ट्रेस इज ऑल्सो अ मैनेजर, आपकी अम्मी इज ऑल्सो अ मैनेजर। अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर चीजों को मैनेज करना। मैनेजमेंट एक काम है, ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग फॉर कॉमन ऑब्जेक्टिव, एवरीबडी इज अ मैनेजर। 12 साल के बाद हम सब मैनेजर्स हैं, क्योंकि 12 साल पे हम मुकल्लफ हो जाते हैं ना, हमारे गुनाह सवाब का हिसाब होना शुरू हो जाता है, हमें अपने एक्शंस मैनेज करने होते हैं। वी ऑल आर मैनेजर्स। स्केलर चेन, स्केलर चेन इज एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। ये बताता है कि अहकामात कहाँ से आने चाहिए, अहकामात कहाँ से आने चाहिए। अहकामात ऊपर से नीचे आते हैं, नीचे से ऊपर रिपोर्ट्स जाती हैं, ऊपर से नीचे अहकामात आते हैं। तो मैनेजमेंट की चेन स्केलर होती है, अहकामात ऊपर से नीचे आने चाहिए।
Order refers organizing well placement of resources, even right person for the right job. It is a simple concept. Equity और equality में क्या फर्क होता है? Can anybody explain? Organizations में सबसे बड़ा चैलेंज रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन का होता है। आपने एक प्रोजेक्ट करना है, एक काम करना है, एक टारगेट अचीव करना है, उसके लिए आपके पास टाइम कम है। आपने एक बिल्डिंग बनानी है, उसके लिए आपके पास पैसे कम हैं। आपने नंबर ऑफ कॉल्स बढ़ानी है, आपके पास बंदे कम हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट सबसे बड़ा चैलेंज होता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में अगर आप देखें तो सबसे बड़ा चैलेंज कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का होता है। रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। एक्विटी का क्या मतलब होता है? असाइनमेंट 1 एंड 2 सेपरेट लिख के जमा करानी होंगी, दोनों को अपलोड करने का लिंक भी सेपरेट होगा। एक्विटी का मतलब होता है बंदे के मुताबिक। इक्वलिटी का मतलब होता है इक्वल, सेम। इस्लाम मसावात का रिलीजन है, यानी कि आप 2 साल के बच्चे को एक रोटी खाने को दे दें और 12 साल के बच्चे को एक रोटी खाने को दे दें, ये है इक्वलिटी, विच इज रॉन्ग। आप 12 साल के बच्चे को एक रोटी दें और 2 साल के बच्चे को वो ग़िज़ा दें जो वो खाता है, विच इज इट इज कॉल्ड एक्विटी। ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो एक बुजुर्ग को अलग तरीके से आप ट्रीट करेंगे और एक यंग एडल्ट को आप अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। खातून को अलग तरीके से ट्रीट करेंगे, डायबिटिक पेशेंट को आप अलग तरीके से डील करेंगे। हमारा लाइफस्टाइल जिस तरह का है, हम सब में ब्लड प्रेशर, शुगर और इस तरह के प्रॉब्लम्स पाए जाते हैं। आप एक बूढ़ी खातून को छठी मंजिल पर नहीं बिठाएंगे जहां पे लिफ्ट भी नहीं है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। सरकारी नौकरी सबको क्यों अच्छी लगती है? एक कॉन्सेप्ट डिफरेंट पर्सपेक्टिव में डिफरेंट मीनिंग रखता है। इक्विटी का मतलब बिजनेस अकाउंटिंग में कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और है। असाइनमेंट का एलएमएस पर लिंक बनेगा। जिस तरह आपका वर्कशॉप का लिंक है, इस तरह असाइनमेंट के भी लिंक होंगे। वहां पर आपने असाइनमेंट 1 एंड 2 अपलोड करनी होगी। मैनेजेरियल रूल मैं 2 बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, काइंडली अब आप उसको बुक से पढ़ लीजिए। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो मुझसे कल पूछ लीजिए। गवर्नमेंट जॉब बेस्ट होती है, उसमें फायदा है, क्या फायदा है, क्या चीज उसको बेस्ट बनाती है? क्विज वर्कशॉप के आखिर में होगा, छठे दिन। सरकारी जॉब सबको इसलिए अच्छी लगती है कि वहां से कोई किसी को नौकरी से निकाल नहीं सकता। दैट इज परमानेंट जॉब, इट हैज जॉब सिक्योरिटी। और यही बात पॉइंट नंबर 12 में हो रही है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। लोगों को पता हो कि मैं आज जॉब पर आया हूं, मैं काम करूंगा और मैं कल भी आऊंगा। अगर आपको ये पता हो आज मैं गए, आज मैं दफ्तर गया, पता नहीं कल मैं जाऊंगा या नहीं, तो फिर आपका काम में दिल नहीं लगता। बाकी ये कंपटीशन, परफॉर्मेंस, ये पर्सनल ट्रेट्स हैं। अगर आपको काम करना अच्छा लगता है, अगर आप अपनी नौकरी से, अपने काम से मोहब्बत करते हैं, तो आप काम करते हैं। फ्यूचर सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो गवर्नमेंट जॉब में लोग पसंद करते हैं। और यही पॉइंट नंबर 12 में बताया गया है। इनिशिएटिव, नए काम करना पुराने तरीकों से हटके। जैसे हमने फेस टू फेस वर्कशॉप से ऑनलाइन वर्कशॉप्स का आगाज कर दिया, जैसे हमने हार्ड कॉपी में किताबें भेजने के बजाय सॉफ्ट कॉपी में भेज दी, जैसे आप लोग व्हाट्सएप पे ग्रुप बना रहे हैं, ऑल दीज आर इनिशिएटिव्स। एक काम जो अभी नहीं हो रहा, आप में से कोई बंदा उस नए काम की बात कर ले, इट इज कॉल्ड इनिशिएटिव। ऑर्गेनाइजेशन में इनिशिएटिव्स बहुत पसंद किए जाते हैं। अगर इनिशिएटिव्स रियलिस्टिक हों, जैसे आप उन पर काम करके उनको रियलिटी में ला सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, तो फिर इस तरह के लोगों को प्रमोट भी किया जाता है, पसंद भी किया जाता है। और आमतौर पर नए डिपार्टमेंट खुलते भी ऐसे ही लोगों के बदौलत हैं। Number 14 is as per D Crops, management should develop an environment of team working, harmony and unity within organization. आप में से किसी ने कभी सोचा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डे केयर सेंटर्स क्यों बनते हैं? क्रैम कुछ भी नहीं करना,
कुछ भी आपने रट्टा नहीं लगाना, आपने इन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है और अपने अल्फाज में लिखना है। अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इसमें एग्जांपल दे दें। आपको क्या लगता है जो आपका पेपर चेक करेगा उसने ये सब कुछ याद किया हुआ होगा? नो, वी ऑल नो द कॉन्सेप्ट्स एंड वी चेक हाउ दीज कॉन्सेप्ट्स आर डिस्क्राइब्ड। आपको अपने ख्यालात का इजहार करना आना चाहिए। ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच है, उसके अंदर स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर होती है, फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, टॉप टू डाउन, टॉप टू बॉटम हायरार्की होती है, लोगों को उन पॉलिसीज पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए राजी करना होता है, और आपका एक फेयर करियर प्रोग्रेशन प्लान होता है। आपको ये पता होता है 4 साल के बाद आप क्या बनेंगे, 6 साल के बाद आप क्या बनेंगे। ओके, हम असाइनमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। आपका ये जो कोर्स है इसकी 2 असाइनमेंट्स होंगी, क्योंकि ये 3 क्रेडिट का कोर्स है। इन असाइनमेंट्स का लिंक एलएमएस पर अपलोड होगा। एलएमएस पर असाइनमेंट का लिंक कुछ दिनों में बन जाएगा। आपके सीएमएस अकाउंट पर आपके ट्यूटर की इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। आपने असाइनमेंट सॉफ्ट कॉपी में बना के टाइप करके पीडीएफ में या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सूरत में एलएमएस पर अपलोड करनी होगी। वो सॉफ्ट फॉर्म में ही चेक होगी, उसके वहीं पर मार्क्स लग जाएंगे। 2 assignments per subject. The links will be available on LMS. The tutors will be assigned to you and the information will be available on your CMS. लेक्चर की रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है, लेक्चर की बुक अवेलेबल है। द बुक इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट एंड आई हैव शेयर्ड द लिंक विद यू। आपका जो भी सब्जेक्ट है, जो भी कोर्स है, सारी बुक्स आपकी वेबसाइट पर हैं। असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर्स और डेडलाइन, ये दोनों चीजें भी वेबसाइट पर अवेलेबल है। हैंड रिटन हम प्रेफर नहीं करते। आप फ्यूचर मैनेजर्स हैं, आपको टाइपिंग तो आनी चाहिए। क्विज वर्कशॉप के एंड पे होगा, 24 घंटे का क्विज होगा। 24 घंटे में किसी भी टाइम आप लॉग इन होकर उस क्विज को स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने के बाद आपके पास उस क्विज को हल करने के लिए 20 मिनट होंगे और 20 सवाल होंगे। एक सवाल 1 नंबर का होगा। क्विज जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, क्विज जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। क्विज में खालिस नंबर होते हैं, खालिस। क्विज के नंबर मिस मत कीजिएगा। एक कोर्स का एक बार क्विज होता है, एक ही दफा आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसे टाइम पे अटेम्प्ट कीजिएगा जब वक्त लोड ना हो, रात को कर लें, सुबह कर लें, 24 घंटे का होगा। वर्कशॉप 10 नंबर की होती है, क्विज 20 नंबर का होता है। वर्कशॉप 10 नंबर की होती है, क्विज 20 नंबर का होता है। असाइनमेंट की डेडलाइन से पहले किसी भी टाइम आप असाइनमेंट जमा करा सकते हैं। डेडलाइन गुजर जाने के बाद आम तौर पर एक्सटेंशन नहीं मिलती। असाइनमेंट कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, चैट जीपीटी से मत बनाइएगा, किसी एजेंट से भी मत बनाइएगा, खुद बनाइएगा। साथ आपके पेपर की तैयारी भी हो जाएगी। असाइनमेंट बुक से देखकर बनानी है और इंटरनेट से भी आप मदद ले सकते हैं। असाइनमेंट के हर असाइनमेंट के 100 नंबर होते हैं, 100 एक के, 100 दूसरे के, लेकिन उसका वेटेज 30 होता है। क्विज आखिरी दिन ओपन होगा, आप कल क्विज नहीं कर सकते। असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पर होगा, अगर नहीं है तो यूनिवर्सिटी ईमेल कर दें। 9 यूनिट्स हैं, एक बुक में 9 यूनिट्स होते हैं। पेपर 100 मार्क्स का होगा, उसकी वेटेज कम होगी। 50 मार्क्स वेटेज होगी और 100 मार्क्स होंगे। क्लासेस बस 6 दिन होंगी, 2 घंटे की। फिर इस सेमेस्टर में दोबारा इस कोर्स की क्लासेस नहीं होंगी। मेरा नंबर AIOU की इस पोर्टल पर अवेलेबल है, जहां पे आपने लिंक ज्वाइन किया है। रेलिवेंट इंफॉर्मेशन के लिए राब्ता कीजिएगा, इररेलीवेंट इंफॉर्मेशन के लिए राब्ता मत कीजिएगा, मैं ब्लॉक कर दूंगी। मैं मैनेजमेंट का ना पेपर चेक करूंगी और ना असाइनमेंट। असाइनमेंट की लास्ट डेट वेबसाइट पर मौजूद है। पेपर स्ट्रक्चर हमें नहीं मालूम, वो यूनिवर्सिटी बनाती है। जो चीजें समझ नहीं आई उसके लिए गूगल को कंसल्ट कीजिए या फिर बुक रीड कर लें।
असाइनमेंट कुछ दिनों में शो हो जाएगी जब आपको ट्यूटर एलोकेट होगा। असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पर मौजूद है, आप वहां से देखकर असाइनमेंट बनाना शुरू कर दें। पेपर सब्जेक्टिव होगा, असाइनमेंट में एमसीक्यूज होंगे। क्या चीजें समझ नहीं आई पूछिए। क्विज की तैयारी लेक्चर से करनी है और बुक से करनी है। क्विज आसान होता है, अगर आप थोड़ी सी भी तैयारी करें ना तो 20 में से 20 नंबर मिल जाते हैं। क्विज 24 घंटे के लिए होगा, 28 29 दोनों डेट्स उसमें आ जाएंगी। मैं अभी मोबाइल नहीं देख रही इसलिए मुझे व्हाट्सएप का नहीं पता। जिसने क्लास खत्म होने से पहले लॉग इन कर लिया उसकी अटेंडेंस लग जाएगी। आपसे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपके एलएमएस पोर्टल और सीएमएस पोर्टल पर अपडेट होती है। अपना पोर्टल खुद यूज किया करें, किसी और को अपना पासवर्ड ना दें। मैनेजमेंट का सिलेबस ये बुक है, सारे कॉन्सेप्ट्स इस बुक में हैं। लेक्चर्स की स्क्रीन रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होती। अटेंडेंस का मैं देखकर नहीं बता सकती, जो एलएमएस से आए उनकी अटेंडेंस लग गई, जो एलएमएस से नहीं आए उनकी अटेंडेंस नहीं लगी। वेबसाइट का ये किया जा सकता है कि आप बार बार कोशिश करें, खुल जाती है, कोई बात नहीं। इल्म हासिल करने के लिए चीन जाना पड़ता है। मैंने तो स्लाइड से पढ़ाया ही नहीं है, मैंने तो बुक से पढ़ाया है और बुक आपके सामने मौजूद है। किस चीज का क्वेश्चन? क्लास ड्यूरेशन 2 घंटे की होती है। एक ही सवाल बार बार मत कीजिए प्लीज। अब हम आगे बढ़ें। आज हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है। चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। अगर आपको आज के टॉपिक्स में कोई इशू है तो आप आज रीड कर लीजिएगा, कल की क्लास से पहले हम इसका रिव्यू कर लेंगे। बीए को एडीबी कहते हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में। असाइनमेंट लेट सबमिट करने का प्लान क्यों कर रहे हैं आप उमैर खान? आपके पास बहुत सारा टाइम है, आज से बनाना शुरू कर दे, एक्सटेंशंस आमतौर पे नहीं मिलती। असाइनमेंट्स अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हर स्टूडेंट की होती है, मैट्रिक से लेकर पीएचडी तक। कोशिश करें कि डेडलाइंस का एहतराम करें। आप अगर आज डेडलाइंस पूरी करेंगे तो कल आप अच्छे मैनेजर्स बनेंगे। असाइनमेंट के क्वेश्चंस वेबसाइट पर हैं। आप में से कोई जो एक्टिव मेंबर हो वो ग्रुप में असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर भी शेयर कर दे, डेडलाइन भी शेयर कर दे। ये सारी चीजें वेबसाइट पर हैं, आप ये मुझसे मत पूछिए। अब हम आगे बढ़ें। हमने मैनेजमेंट की मुख्तलिफ अप्रोचेस देखी और हमने कहा कि उसमें एक बिहेवियरल अप्रोच है जिसमें इंसान के इंसान होने को डिस्कस किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि इदारों को सिर्फ अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें ह्यूमन नीड्स का भी एहतराम करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर कोई वर्कर दफ्तर में काम कर रहा है और उसके घर में इमरजेंसी हो जाती है, किसी बुजुर्ग के साथ, किसी बच्चे के साथ, किसी पड़ोसी के साथ, तो उसको इतनी इजाजत होनी चाहिए कि वो जाके उस इमरजेंसी को हैंडल कर सके और इसका उसकी परफॉर्मेंस पर एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वी आर ह्यूमंस, वी हैव ह्यूमन नीड। जब आप सोशल रिसर्च करते हैं, सोशल साइंसेस से रिलेटेड रिसर्च करते हैं जिसमें इंसान इन्वॉल्व हो, तो उसमें एक चीज बड़ी अहम होती है कि उसका एक क्लियर न्यूमेरिकल फॉर्मूला नहीं बन सकता, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर कभी भी चेंज हो जाता है। आई एम ऑन पेज नंबर 21।
मैरी पार्कर फॉलेट, डिस्कसिंग द बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच खातून ने इसलिए दी कि वो सोशल वर्कर थी और ह्यूमन नीड्स के हवाले से इंसानों के साथ होने वाली इमरजेंसीज और उन इमरजेंसीज को अटेंड करने के लिए वर्क प्लेस पे रूल्स की रिलैक्सेशन की जरूरत से वाकिफ थी। उन्होंने ये कहा कि वर्कर्स इन ऑर्गेनाइजेशंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रुप। अगर ग्रुप में एक बंदा अच्छी बात करता है तो बहुत सारे लोग अच्छा सोचने लगते हैं, अगर एक बंदा बुरा काम करता है तो सब लोग बुरी बात सोचने लगते हैं। थोड़ा सा रुक जाइए, दिन लंबे हैं इस वक्त, हम 7:40 पे क्लास को वाइंड अप कर देंगे। थोड़ा सा भी रुक जाइए, सिर्फ 20 मिनट और हैं। हम ये पढ़ लेते हैं, ये वाला चैप्टर हम क्लोज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्लास ऑफ कर देंगे। तो मैरी फॉले का ये कहना था कि इंसानों को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना आना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना आना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलना आना चाहिए। अगर आप ये वाला पॉइंट देखें तो इन्होंने कहा है एनकरेज क्रॉस डिपार्टमेंट टीम फॉर्मेशन। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोगों को मिला के टीम बनाए ताकि हर बंदा दूसरे बंदे के प्रॉब्लम्स को समझ सके। देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप कोई ऑफिशियल ग्रुप नहीं है। आप में से जो ज्वाइन करना चाहता है कर ले, जो नहीं करना चाहता वो ना करे। दैट इज प्योरली योर चॉइस। इस पर मेरी तरफ से कोई बाइंडिंग नहीं है, ना ये मेरी इंस्ट्रक्शन है, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। एम्प्लॉयज हु वर्क इन ग्रुप कैन कंट्रोल देमसेल्व्स एंड देयर एक्टिविटीज, क्योंकि सोशल प्रेशर भी होता है, लोग एक दूसरे को समझा भी देते हैं और एक दूसरे से डर के बुरी बात भी नहीं करते। Employees and managers should work together and should develop a joint power and cooperation। इससे पहले हमने पढ़ा था एम्प्लॉयज और मैनेजर्स और वर्कर्स में एक क्लियर बाउंड्री लाइन होनी चाहिए। मैनेजर होता है और वर्कर होता है। दोनों को अपने अपने रोल्स पता होने चाहिए और दोनों को एक दूसरे के रोल्स का एहतराम करना चाहिए। अथॉरिटी शुड बी अटैच्ड विद नॉलेज। आप में से जिसके पास जितनी नॉलेज हो उसको उस काम के लिए उतनी अथॉरिटी मिलनी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट में बी रिजॉल्व इन अ वे दैट इज सेटिस्फैक्टरी टू ऑल। सिर्फ अपनी पसंद के लोगों को खुश नहीं करना, ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद या ग्रुप में मौजूद सब लोगों की खुशी का ख्याल करना है। फिर उसके बाद के जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स आए उन्होंने सेक्टर में, मैनेजमेंट सेक्टर में या इंडस्ट्रियल सेक्टर में चीज़ों को बेहतर करने की बात की। इन्होंने कहा कि जो फिजिकल कंडीशंस हैं उनका प्रोडक्टिविटी पर अच्छा असर पड़ता है। अगर आप कॉल सेंटर एजेंट्स को 12 घंटे की शिफ्ट में बगैर एसी के बिठा दें तो वो कस्टमर की शिकायतें मुस्कुरा कर नहीं सुन सकते। आपने देखा होगा कि बैंक में हमेशा एसी चल रहा होता है, बाहर तपती धूप होती है लेकिन बैंक के अंदर थोड़ी सी सर्दी होती है। क्यों? क्योंकि हमने कस्टमर से पैसे लेने होते हैं। सिलेक्शन ऑफ टूल्स एंड मेथड्स इस तरह के होने चाहिए कि उससे वर्कर की एफिशिएंसी इंक्रीज हो। आप एक कैशियर को गर्मी में बिठा के उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो पैसों में घपला नहीं करेगा या उससे गलती नहीं होगी। एनवायरमेंटल अरेंजमेंट्स अच्छी होनी चाहिए, टेम्परेचर कंट्रोल होना चाहिए। इसी तरह हॉस्पिटल में भी टेम्परेचर का ख्याल रखा जाता है। होटल इंडस्ट्री में भी इस बात का ख्याल रखा जाता है कि क्लाइंट्स की टेबल्स पर मक्खियां ना आ रही हों। पार्लर्स में भी इस बात का ख्याल रखा जाता है, मॉल्स में भी इस बात का ख्याल रखा जाता है। सो गोया जो एनवायरनमेंट होता है वो आपकी प्रोडक्टिविटी पर अच्छा असर डाल रहा होता है। ये एक एक्सपेरिमेंट था, इसको आप पढ़ लीजिएगा। देन देयर इज ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। इंसानों के ताल्लुकात एक दूसरे के साथ अच्छे होने चाहिए। देयर कम्स अब्राहम मैस्लो की एक हायरार्की ऑफ नीड है। वो कहता है कि हर इंसान को जिंदा रहने के लिए रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, लेकिन जब किसी को रोटी कपड़ा और मकान मिल जाता है और हर रोज मिला रहता है तो फिर वो सोचता है कि मेरी जिंदगी में प्यार मोहब्बत और दोस्तों की कमी है। तो फिर वो दोस्त बनाने की तरफ जाता है, सोशलाइज करने की तरफ जाता है। फिर जब उसके दोस्त भी बन जाते हैं तो वो ये सोचता है जब मैं रिटायर होऊंगा तो मैं किस घर में रहूंगा। तो फिर उसको अपनी सिक्योरिटी भी चाहिए होती है, लोगों को प्रोविडेंट फंड की सेविंग्स भी करनी होती हैं और इस तरह इंसान बदतरी जिंदगी के मराहिल में आगे बढ़ते चले जाते हैं। एक इंसान जिसके पास रोटी ना हो उसको सबसे ज्यादा रोटी मोटिवेट करती है और एक इंसान जिसका पेट भरा हुआ हो उसको आप KFC भी खिला दें तो वो कहेगा मुझे भूख नहीं है। तो जो मोटिवेशन होती है इंसान की वो उसकी उस वक्त की जरूरत पर डिपेंड करती है। तो अपने एम्प्लॉयज की जरूरत को आइडेंटिफाई करके उनका मोटिवेशनल प्लान बनाना चाहिए।
फिर उसके बाद हमने बात की थी न्यूमेरिकल एनालिसिस की, कि ये सारी चीजें एम्प्लॉयज को अच्छा माहौल देने के बाद, उनको उनकी पसंद की मोटिवेशन देने के बाद, वर्क प्लेस पर अच्छा एनवायरनमेंट लाने के बाद, हमें ये देखना होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो भी रहा है या नहीं। उसके लिए हम नंबर्स के साथ काम करते हैं, हम नंबर्स गैदर करते हैं, एक टीम होती है जो नंबर्स का एनालिसिस करती है। एक स्पैन ऑफ टाइम होता है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, उस स्पैन पर उस डाटा का एनालिसिस किया जाता है। जैसे स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को एक सेमेस्टर पे असेस किया जाता है, एक सेमेस्टर से पहले आपको पास या फेल डिक्लेयर नहीं किया जाता। इस तरह ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट्स भी क्वार्टरली होती हैं या बाय एनुअली होती हैं या एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं। तो एक पीरियड डिफाइन होता है, उस पीरियड का डाटा लेकर उस पर वर्किंग की जाती है और फिर करेक्टिव एक्शन ले लिए जाते हैं। चूंकि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में हैं, इसलिए डिजिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हर जगह पर हैं, डेटाबेसेस होती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, जिसमें डाटा का एनालिसिस खुद ब खुद एक ट्रेंड को प्रेडिक्ट कर रहा होता है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की जब आप बात करते हैं, तो जैसे हमने पहले कहा कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में आपके गोल्स हर रोज चेंज नहीं होने चाहिए। आपके पास एक गोल होना चाहिए और वो गोल टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का होना चाहिए। और मॉडर्न अप्रोचेस में हमने सिस्टमैटिक अप्रोच की बात की है, यानी इंसानों, रिसोर्सेज, माहौल और हर चीज को मिलकर एक सिस्टम बनता है, और उस सिस्टम की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को मद्देनजर रखना चाहिए। इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 कंक्लूड होता है, और हम जो नमाज के लिए जाना चाहते हैं, दे में प्लीज लीव।
मैंने एक स्क्रीन शेयर की है चैप्टर नंबर 1 की आउटलाइन। क्या आपको नजर आ रही है? क्लास 7:45 पर एंड हो जाएगी। जो लोग चैप्टर 1 और 2 की समरी के लिए रुकना चाहते हैं वो बेशक रुक जाएं। बाकी जो नमाज के लिए जाना चाहते हैं वो चले जाएं। क्लास 7:45 पर एंड हो जाएगी। क्या मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? चैप्टर नंबर 1 की आउटलाइन। ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट नहीं हो जाएगा, आप लीव कर दीजिएगा। चैप्टर नंबर 1 में हमने मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन पढ़ा। मैनेजमेंट के 4 बुनियादी फंक्शंस, कुछ रिसर्चर्स इसको 5 फंक्शंस भी कहते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। Organization is a group of people working for a common objective. Management is an art and science of getting work done by people. लोगों के जरिए काम कराना मैनेजमेंट कहलाता है। आप अवेलेबल रिसोर्सेज को मद्देनजर रखते हुए एक गोल सेट करते हैं और फिर उस गोल को अचीव करने के लिए उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। मैनेजर्स की 3 टाइप्स होती हैं। टॉप मैनेजर्स, मिडिल मैनेजर्स, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। उनको फ्रंट लाइन मैनेजर्स भी कहते हैं। टॉप मैनेजर्स सीईओ टाइप के लोग होते हैं। वजीर आजम इज द टॉप मैनेजर, सदर इज द टॉप मैनेजर। किसी इदारे को बनाने वाला मैनेजिंग डायरेक्टर इज द टॉप मैनेजर। उसके नीचे मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं, जैसे हेड मिस्ट्रेस, प्रिंसिपल, रीजनल हेड, ब्रांच मैनेजर। उसके नीचे फ्रंट लाइन मैनेजर्स होते हैं जो डायरेक्टली काम करने वाले अमले के साथ ताल्लुक रखते हैं, जैसे कोऑर्डिनेटर्स हो गए, जैसे अस्पताल में फ्लोर इंचार्ज हो गए, होटल में फ्लोर इंचार्ज हो गए, कॉल सेंटर में शिफ्ट इंचार्ज हो गए। जो एक टीम का लीडर होता है दैट इज बेसिकली अ फ्रंट लाइन मैनेजर। वो अपनी टीम के साथ उस काम पर तवज्जो दे रहा होता है जो उस ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक काम होता है। अगर किसी का सेल करना है तो वो सेल्स को देख रहे होंगे, मार्केटिंग करना है तो कॉल्स को देख रहे होंगे, हॉस्पिटल है तो पेशेंट्स को देख रहे होंगे, होटल है तो कस्टमर्स को देख रहे होंगे, पार्किंग प्लेस है तो आने वाली गाड़ियों ड्राइवर्स को देख रहे होंगे। मिडिल लेवल मैनेजर्स फ्रंट लाइन मैनेजर से रिपोर्ट्स लेकर उनका एनालिसिस करके टॉप मैनेजर्स को भेजते हैं और टॉप मैनेजर्स डिसीजन मेकिंग करते हैं। मैं कह रही हूँ व्हाट्सएप ग्रुप बनाना आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना लें, कोई ऐड होना चाहता है तो हो जाए। देयर इज नो ऑफिशियल कंपल्शन और रिक्वायरमेंट ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। ये आपकी अपनी मर्जी है। मैनेजेरियल रोल मुख्तलिफ किस्मों के होते हैं। उसमें एक इंटरपर्सनल रोल है, लोगों को एक दूसरे के साथ बातचीत करनी और एक दूसरे के साथ काम करना सही तरीके से आना चाहिए। पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए। अगर किसी जगह पे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं भी तो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सरेंडर करके ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को देखना चाहिए, क्योंकि दफ्तर के अंदर आप काम करने आते हैं, काम करके घर चले जाते हैं, वहां पर अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को नहीं आने देना चाहिए। इन्फॉर्मेशनल रोल ये होता है कि आप पॉलिसीज डाउन द लाइन कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और नीचे वालों की फीडबैक ऊपर कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। कस्टमर्स की फीडबैक टॉप मैनेजर को नहीं पता होती, वो मिडिल मैनेजर को फर्स्ट लाइन मैनेजर बता रहा होता है। मैनेजेरियल स्किल्स के अंदर हमने कहा टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स से मुराद काम करने की स्किल है। काम करने की स्किल, जो भी काम आप करते हैं, फर्ज करें डॉक्टर्स कैन आल्सो बी अ मैनेजर एंड द टेक्निकल स्किल ही हैव इज डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज। टीचर इज अ मैनेजर, ही शुड हैव नॉलेज टू डिलीवर। मदर इज अ मैनेजर, वैसे मदर
टॉप मैनेजर भी हो सकती है। ह्यूमन स्किल्स में ये होता है कि टीम बनती है, टीम के कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिमूव करना चाहिए। राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। कौन सा बंदा किस काम के लिए अच्छा है, कौन सा बंदा किस टाइम पर अवेलेबल है, कौन सा बंदा किस टाइम तक अवेलेबल रह सकता है। और कंसेप्चुअल स्किल्स ये होती हैं कि आप चीज़ों को समझते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, उनमें छुपे हुए मीनिंग्स को निकालते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि कौन सी प्रोडक्ट ऐड करनी है, कौन सी प्रोडक्ट ड्रॉप करनी है, कहाँ पे नई ब्रांच खोलनी है, कहाँ पे नए बंदे हायर करने हैं। ये सारी कंसेप्चुअल स्किल्स के नतीजे में अमल में आता है। हम मैनेजमेंट इसलिए पढ़ते हैं कि हर इदारे में, हर जगह पर मैनेजमेंट हो रही होती है। हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी को अपने अपने अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ मैनेज कर रहे होते हैं। ये ऑल आर मैनेजर्स। मैनेजमेंट के कुछ चैलेंजेस भी होते हैं और कुछ इसके पर्क्स भी होते हैं। मैनेजर्स और वर्कर्स में एक क्लियर डिस्टिंक्शन होना चाहिए और एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। That was all about chapter 1 and the chapter number 2 was related to the history of management. Management कैसे वजूद में आई। That is quite an easy chapter. आप उसको पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। अगर किसी को समझ नहीं आई तो कल मुझसे पूछ लें, हम उसको रीकैप कर लेंगे। हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसके हमने 4 प्रिंसिपल्स पढ़े, जिसमें डिवीजन ऑफ लेबर था। आप एक एक ईच स्टेप को देखते हैं, टाइप एंड मोशन स्टडी को देखते हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है, डे टू डे ऑपरेशंस की मैनेजमेंट हो रही होती है। और ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच में आप टॉप टू बॉटम ऑर्डर्स को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। बिहेवियरिस्ट अप्रोच में इंसानों की ज़रूरियात और उनके प्रॉब्लम्स को देखा जाता है। क्वांटिटेटिव अप्रोच में हम डाटा के साथ काम करते हैं और कंटेम्प्रेरी अप्रोच में सारी चीज़ों को मिलाकर सिस्टमैटिक बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। एनी क्वेश्चन सो फार? शुमाइला नदीम, आपने याद नहीं करना है, आपने समझना है और अपने अल्फाज में लिखना है। एंड आई एम डिलीवरिंग लेक्चर इन उर्दू बट योर बुक इज इन इंग्लिश। We have completed 27 pages so far. That's chapter number 1 and chapter number 2. These are quite simple chapters. You may go through them and get an idea about them. Management is an easy and interesting subject. It is basically a skill which you need to master. Yes, अगर आप बुक को रीड करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझ में आएंगे। असाइनमेंट के क्वेश्चन वेबसाइट से मिलेंगे।